दोस्तों आज के मार्केट की सिचुएशन देखें तो पिछले 2-3 दिन से जो हम देख पा रहे हैं वही सिचुएशन आज के दिन भी देखने को मिली है, यानी निफ्टी न्यूट्रल था। लेकिन आपके कमेंट्स मैंने देखे कि मार्केट तो न्यूट्रल होता है लेकिन पोर्टफोलियो माइनस में जाके बंद होता है। तो ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने चलो ठीक है कुछ तेजी नहीं दिखाई या माइनस में भी जाके बंद नहीं हुआ, लेकिन मिड कैप को देखें तो ये 419 पॉइंट्स गिर के बंद हो चुका है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी नीचे बंद हो चुका है। तो मिड कैप कंपनीज होती है इन्वेस्टर्स के पास में, या जो ग्रोथ कंपनीज होती है उनमें मिड कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कंपनीज के मार्केट कैप बड़े होते हैं, साथ में ग्रोथ अच्छी होती है, तो इन्वेस्टर्स उनको लेके चलते हैं। तो ये रीज़न था। साथ में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप कैटेगरी हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, मैक्सिमम जो कंपनीज थी उनके स्टॉक्स आज नीचे थे। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आप ही की कंपनीज नीचे है, आप ही के पोर्टफोलियोज नीचे है। अगर आप म्यूचुअल फंड की एनएवीज देखोगे या फिर बाकी जो भी पोर्टफोलियोज होते हैं उनको देखोगे तो सब कुछ आज नीचे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक्टर्स को देखते हैं। तो आज के दिन मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, आईटी भी तेज था। अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जस्ट आधे % के साथ में तेजी है मैक्सिमम, बाकी सब कुछ लाल था, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी और बहुत बड़ी तेजी सेक्टर में नहीं देखने को मिली है। अब देखिए मार्केट को देखते हैं कि मार्केट के अंदर अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो देखो कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, बड़ी न्यूज़ होती तो बड़े एक्शन आपको देखने को मिलते हैं प्लस या माइनस साइड के, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों में मार्केट 10-12% के साथ में चला था। प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही कुछ दिनों से, तो जस्ट अभी हमको वही देखने को मिल पा रही है। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं कि निफ्टी अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो 24,313 के आसपास की क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि निफ्टी ने एक रिवर्सल तो दे दिया है डब्ल्यू पैटर्न के बाद में, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रिगर का अभाव है। ट्रिगर अभी नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर अभी नहीं है। नंबर्स भी देखें तो नंबर्स डिसेंट आ रहे हैं या फिर मोर देन एक्सपेक्टेशंस वाली कंपनी काफ़ी कम है, लेस देन एक्सपेक्टेड वाली कंपनीज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने अभी तक अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। ये जो सपोर्ट है अभी मेंटेन है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट लेता है या जो लो लगते हैं वो ऊपर होते हैं पिछले लो से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि निफ्टी मैक्सिमम रेसिस्टेंस पर रहने की कोशिश करा है और सपोर्ट पर नहीं रहने की कोशिश करा है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस सपोर्ट का क्या मतलब होता है, किस तरह से ब्रेकआउट्स होते हैं, और जब भी रेसिस्टेंस पे स्टॉक्स ज़्यादा समय बिताते हैं तो ब्रेकआउट होने की उम्मीदें होती है, और सपोर्ट पर स्टॉक ज़्यादा समय बिताते हैं तो ब्रेकडाउन होने की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो टेक्निकली ठीक है, अभी निफ्टी में इंडिकेशन बुरा तो नहीं है, लेकिन चलो हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा भी नहीं है। अब देखिए कंपनीज पे आते हैं। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स आज काफ़ी नीचे गए हैं, जिसमें डीमार्ट है। 3.5% की मंदी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया। तो एकदम से क्या हुआ, 3.5% के साथ में स्टॉक कैसे गिर गया। तो देखिए दोस्तों रीज़न है बिकवाली का कि कल इसके नंबर्स आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मार्केट बंद है बट डीमार्ट के नंबर्स आएंगे। सैटरडे को ही नंबर्स आते हैं डीमार्ट के, तो डीमार्ट के नंबर्स आएंगे और उसके बाद में मंडे को एक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं एक पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस कंपनी का अपडेट आता है, चाहे वो बिजनेस अपडेट हो या क्वार्टरली रिजल्ट हो, तो उससे कुछ दिन पहले ही स्टॉक में एक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, नंबर्स बिजनेस अपडेट से पहले स्टॉक ने ये गिरावट दिखाई, और उसके बाद में रिजल्ट खराब आए तो फिर ये गैप डाउन हो गया, और उसके बाद में फिर वापस से स्टॉक नीचे जाता रहा। तो अभी आप देखोगे तो अभी गिरावट चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो इट मीन्स मार्केट को ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अब देखो आज के दिन एकदम से कैसे गिर गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू आउट होना शुरू हो चुका है, यानी Q4 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस आनी शुरू हो चुकी है। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ सकता है 17% के साथ में YoY बेसिस में, तो इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि ये तो सबको पता है, क्योंकि अभी हमने देखा था बिजनेस अपडेट तो 17% के साथ में जंप की एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों बात आती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कंपनी का ओनली 6% के साथ में बढ़ेगा YoY बेसिस में, तो एक्सपेक्टेशंस ही काफ़ी कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से 615 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आने चाहिए। तो कल आप देख लेना जैसे ही रिजल्ट आते हैं 615 करोड़ के प्रॉफिट है या उससे ऊपर के प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि मार्जिन में प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि लागत बड़ी है और सीजनलिटी के हिसाब से भी हम बोले तो यहाँ पे मार्जिन के अंदर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू तो बढ़ेगा 17% के साथ में, लेकिन प्रॉफिट ओनली 6% के साथ में बढ़ सकता है। तो प्रॉफिट अगर 6% से भी कम बढ़ता है तो दिक्कत हो सकती है, स्टॉक यहाँ से भी नीचे आ सकता है। लेकिन अच्छी बात है अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को भी स्टॉक मेंटेन करा है। आगे चल के बातचीत करते हैं। नियर टर्म के मार्जिन सभी अंडर प्रेशर में रहेंगे। मेंटेन कर रखिए कि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है इस कंपनी में, यानी डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, तो आगे चल के प्रॉब्लम से कंपनी डील कर सकती है। लो लेवरेज का मतलब यही है कि कंपनी के पास में कर्जा काफ़ी कम है। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए एक बार हम टेक्निकल्स को देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है।
जो मेजर सपोर्ट होते हैं वो ये स्टॉक लेके चलता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना तो ट्रेडर प्ले करते हैं, इन्वेस्टर प्ले करते हैं सपोर्ट पे। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना, अभी ये रेंज बनी हुई है सपोर्ट की, तो जिसने भी यहाँ पे देखा होगा स्टॉक को, उसके बाद में स्टॉक में तेजी ही मिली है। और अभी देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट देखने के बाद में वापस से स्टॉक अपने सपोर्ट में मिलता है या फिर नहीं। अब ऑप्शंस को भी देखते हैं साथ में कि क्या क्या ऑप्शंस है। अगर किसी को वॉलेटिलिटी झेली नहीं जा रही, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इतने साल हो गए कुछ खास पैसे नहीं बने हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने टाइमली या तो प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा या स्टॉक में स्विच नहीं किया होगा। अगर कोई कंपनी है अच्छी चल रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रांग है, तो उन कंपनीज में बने रहते हैं, अपने विनर्स को बेचते नहीं है। लेकिन जो भी कंपनीज लूजर है, चाहे उसके टेक्निकल्स वीक हो चुके हो, चाहे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स नहीं, और उसके नंबर्स वीक आ रहे हुए काफ़ी क्वार्टर से, तो ऐसी कंपनीज को हटा के दूसरी कंपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो काफ़ी जो नए इन्वेस्टर्स है वो नहीं कर पाते या उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे में क्या होता है, नए इन्वेस्टर्स अपने 50% अमाउंट म्यूचुअल फंड में रखते हैं, बाकी का अमाउंट अपने डायरेक्ट के अंदर रखते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ। ये फंड है, इसकी कोई कॉल नहीं है, ना ही डीमार्ट की कुछ ऐसा रिकमेंडेशन कि आपको लेना चाहिए, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ न्यूज़ के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 1 साल के रिटर्न्स देखें, इसका क्या मतलब है, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड है। इंडिया में जो भी कंजप्शन हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, रिटेल में हो, एफएमसीजी में हो, एफएमईजी में हो, तो उनकी कंपनीज है इस फंड के पास में। ठीक है, 1 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें तो ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 5 साल की बात करें तो 5 साल में डीमार्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंपटीशन बढ़ चुका है, लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी स्लो हो रहा है, तो ये रीजंस है। तो इसी वजह से इस फंड ने 250% के रिटर्न्स दिए, डीमार्ट ने 100% के रिटर्न्स दिए। बट दोस्तों यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो फंड ने 228% के रिटर्न्स दिए और डीमार्ट ने 585% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो वॉलेटिलिटी है, इतने साल स्टॉक नहीं चलेगा, ये झेलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो जो ट्रेडर होते हैं सपोर्ट पे लेके ऊपर बेचने की कोशिश करते हैं, बाकी इन्वेस्टर फंड के थ्रू भी जाते हैं। और अगर कोई झेल सकता है वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली डायरेक्ट कंपनीज के स्टॉक्स में भी जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है केफिनटेक। 6% के आसपास का क्रैश आपने आज स्टॉक में देखा होगा। अब क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे न्यूज़ नहीं है कोई भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई न्यूज़ आ गई हो, कंपनी के नंबर्स खराब हो या फिर कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है, मतलब जो भी कंपनीज होती हैं इस तरह की, उसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि पैसे काफ़ी बन चुके होते हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं केफिनटेक 52% ऊपर है 1 साल में, और जबकि ये जो फंड है जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, क्योंकि इसको भी फाइनेंशियल्स के अंदर ही हम काउंट करके चल सकते हैं, तो ये 15% के साथ में ऊपर है। अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं तो लिस्टिंग से लेकर अभी तक 252% के रिटर्न्स हैं, जबकि इस फंड ने ओनली 51% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर समय म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर का फंड ही अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो पता आपको होना चाहिए कि किस कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस कमेंट्री कैसी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके हिसाब से जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक चला था नीचे से क्योंकि स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, तो मार्केट को लग रहा है कि रिटेलर्स वापस आएंगे, आईपीओस वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो केफिनटेक, कैम्स, सीडीएसएल, इस तरह की जो कंपनीज होती है उनके नंबर्स अच्छे आते हैं और उस हिसाब से स्टॉक में बाइंग होती है। तो कोई बैड न्यूज़ नहीं है, जस्ट एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इसमें हम बोल सकते हैं। आवास फाइनेंस, इसको लेकर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5% के साथ में कैसे गिर गया। इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, नंबर्स भी डिसेंट थे, लेकिन वही बात है, कुछ कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए हैं। अब ये जो वॉलेटिलिटी है डेली बेसिस पे, अगर कोई न्यूज़ होगी भी तो इन्वेस्टर देखता रहेगा कि आज क्या हो गया, कल क्या हो गया, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ये काम ट्रेडर का होता है। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप झेल सकते हो वॉलेटिलिटी को। डायरेक्ट कंपनीज में कम कंपनीज रखते हो आप अपने पास, ताकि आप टाइमली निकल भी पाओ, स्विच भी कर पाओ। जैसे निफ्टी में भी होता है, हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है, तो कुछ क्वार्टर के रिजल्ट आपने देखे, आपको लग रहा है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी सेक्टर में या उसी हिसाब से आप दूसरी कंपनी देखोगे जिसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट से अच्छे रिटर्न्स और कहीं नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो फिर फंड के थ्रू जाते हैं, ईटीएफ्स के थ्रू जाते हैं, जिसमें इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न्स बनते हैं। अब जैसे टाटा बैंकिंग को देखें तो दोनों की रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, पिछले 5 साल की बात करूं, तो यहाँ पे बैंकिंग फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, लेकिन बीच में आवास फाइनेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था। उसके बाद में नीचे गया।
लॉन्ग टर्म देखें, आवास जब से लिस्ट हुआ है तब से बराबर से रिटर्न्स है, लेकिन बीच में एकदम से ऊपर चला गया था और यहाँ पे 300% तक के भी रिटर्न्स बने हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन से अगर ये कोई झेल सकता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं झेल सकता है तो नीचे खरीद के ऊपर बेचने वाली प्रथा पूरी करते हैं ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग, और म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली जाते हैं, उसमें रखते हैं पैसों को। फिर उसमें कम रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ठीक है, अप्स एंड डाउन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये 3 कंपनीज हैं, इनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर लेना, पिछले दोनों वीडियोस को देखना। यहाँ पे इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में कुछ ना कुछ वीडियोस आएंगे, कुछ नेगेटिव कॉल्स आएंगे जिसमें मई के महीने में मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है? डेटा ये बताता है कि मई, जून, जुलाई में मार्केट खराब ही करता है तो एग्जिट कर लो, या फिर ऐसा नहीं है? आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।